हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है? ये एक तरह का फॉल्स फोर्स है, फेक फोर्स है जो हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। अब किसी तरह के फॉल्स फोर्स को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक्चुअली जो न्यूटन के लॉज हैं वो सभी जगह पे वैलिड नहीं हो पा रहे थे। कुछ ऐसे केस थे कि जहाँ पर हम न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर रहे थे तो वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये मतलब मैं उसे किसी एक जगह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पे आने वाला फोर्स कुछ और आ रहा है, किसी एक और जगह से देखता हूँ तो फोर्स कुछ और आ रहा है, अप्लाइंग द सेम न्यूटन लॉ। तो उसे न्यूटन के स्पेसिफिकली सेकंड लॉ को हर जगह अप्लाई करने के लिए हमने एक स्यूडो फोर्स को इजाद किया। ठीक है, ये क्या है? ये फोर्स कब आता है? जब कभी भी एक ऑब्जर्वर जो है मूविंग हो, और मूविंग में भी ध्यान रखे नॉट विद कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड मोशन हो। किसी एक फ्रेम का अगर एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और वहाँ से वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वहाँ पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर किसी के मास का, किसी भी मैटर का मोशन ऑब्जर्व करता है, उसे दो तरह के फ्रेम्स में हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग में डिवाइड कर देते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है? एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जिस फ्रेम से, जिस सराउंडिंग से देख रहा है, उसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो हो। ऑब्जर्वर का मतलब ऑब्जर्व करने वाले का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि जिस जगह से ऑब्जर्वर किसी मास को ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, वो एक्सेलरेट कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो। जैसा कि आप एक कार में हो और कार कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही है, उस केस में अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और उस पर न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हो तो आपके रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे। और ये रिजल्ट वेरी करने से अब आप कहोगे कि न्यूटन का लॉ जो है वो एक जैसा आंसर नहीं दे पा रहा। एक एग्जांपल से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि ये कोई एक लिफ्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। लिफ्ट में एक मास लटका हुआ है एक रस्सी की मदद से। अब आपको कहा इस रस्सी में आने वाली टेंशन को बताओ। अब एक ऑब्जर्वर बी और एक ऑब्जर्वर ए, इन दोनों ने इसको देखा और एफबीडी बनाकर इस पर न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई किया। तो ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड से देख रहा है, ऑब्जर्वर ए जो इस मास को ग्राउंड से देख रहा है, अब ग्राउंड से देखने की वजह से इसका खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसने देखा मास एम पर एक mg फोर्स ग्रेविटेशनल, एक टेंशन अपवर्ड और एक्सेलरेशन ए लगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो नेट फोर्स को हमने अप्लाई करके देखा तो T माइनस एम जी, क्योंकि ए की डायरेक्शन को हम ए की अब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन में आने वाला फोर्स हम पॉजिटिव ले लेंगे। T माइनस एम जी, ये हो गया इस पर लगने वाला नेट फोर्स, वो है एम ए के इक्वल। यहाँ से टेंशन आ रहा है एम ए प्लस एम जी। टेंशन जो है एम जी प्लस एम ए आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन की वजह से, इसको ऊपर की तरफ जो मूवमेंट की वजह से इसमें टेंशन इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको जीरो कर दे तो आपका टेंशन सिर्फ और सिर्फ एम जी के बराबर ही आएगा। अगर हमने एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, लिफ्ट को रोक दिया, तो आपका जो टेंशन है वो सिर्फ एम जी ही आएगा। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस रस्सी में खिंचाव ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखते हैं। सेम चीज़ को लिफ्ट के अंदर से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और वो कहता है कि ये मास तो मूव कर ही नहीं रहा। वो सही कह रहा है अपनी जगह, उसके अकॉर्डिंग ये मास कहीं मूव नहीं कर रहा। इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा। तो ये कहेगा कि टी अपवर्ड एम जी नीचे, और इसके देखने पर एक्सेलरेशन जीरो। इन्होंने भी न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करा। नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है टी माइनस एम जी, इसको जीरो कर देगा, टी इक्वल टू एम जी। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जीरो है तो ये नेट फोर्स जीरो होगा, तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इक्वल्स टू एम जी। ये कह रहे हैं
इनकी बात भी इनकी जगह से सही है, लेकिन अगर बात हम कहें तो ये टेंशन दोनों में अलग अलग नहीं आ सकता। क्या टेंशन फ्रेम पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है? रस्सी में जो खिंचाव आएगा वो आएगा, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ से देखने, यहाँ बस यहाँ से उठ के यहाँ पर आने पर रस्सी का खिंचाव बदल जाएगा और यहाँ पर देखोगे टेंशन अलग हो जाएगा। अगर इसको और अच्छा समझना है तो यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका दीजिए। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इसको जो दिखेगी और इसको जो दिखेगी वो अलग अलग नहीं हो सकती। स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, तो बात ये हुई कि लगाने वाला ये पर्सन और ये पर्सन न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, ये सही जगह पे लगा रहा है और ये गलत जगह पे लगा रहा है। मतलब अगर इसने मूव एक्सेलरेटेड फ्रेम पर देखकर इसका एफबीडी बनाया है तो इसने कोई कमी छोड़ दी है जिस वजह से ये न्यूटन के सेकंड लॉ को नहीं लगा सकता। अब मतलब ये हो गया कि हम किसी मूविंग फ्रेम के अंदर, मूविंग चीज़ के अंदर, जैसे आप कार में जा रहे हो और कार में से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा, तो क्या हम उस पर सेकेंड लॉ न्यूटन का अप्लाई नहीं कर सकते? अप्लाई करने के लिए हमें एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। वो मॉडिफिकेशन क्या था? वो मॉडिफिकेशन ये था, अगर आप एक्सिलरेटेड फ्रेम में हो और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो स्यूडो फोर्स क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका खुद का एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना। जैसे इस वाले केस में ये ऊपर जा रहा था तो हम स्यूडो फोर्स नीचे लगा देंगे। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा था? ए एक्सेलरेशन से इंटू ए। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू देखिए, ये इस पर्सन को ये मास कहीं मूव होता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब इसे इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब ये अपने अकॉर्डिंग दिखने वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूटन के सेकंड लॉ को अगर अप्लाई करता है तो नेट फोर्स 0 आएगा। अगर अपवर्ड एक्टिंग फोर्स पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स नेगेटिव होंगे और ये 0 होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू एफ पी प्लस एम जी। एफ पी की वैल्यू एम ए है, एम इंटू ए पुट करा। अब देखो दोनों जगह पे चीज़ सेम आई, तो क्या मॉडिफिकेशन किया? अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग में हो तो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए एक स्यूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जरा इसको इसके लिए भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। अब जरा हम इससे कार के अंदर इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक कार में एक पेंडुलम जो है ये ऐसे लटक रहा था, ये घर पे भी करके देख सकते हो। एक काम करना, आप किसी भी एक रस्सी पे कोई भी एक चीज़ बांध लीजिए और अपने हाथ को सडनली मूव कराना। तो आप देखोगे अगर आप अपने हैंड को सडनली राइट मूव कराओगे तो वो जो पेंडुलम मास लटका हुआ है ना वो लेफ़्ट की तरफ ऐसे लटका रह जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न समझते हैं। अगर इसको यहाँ कार के अंदर देखा जाए तो कार आगे की तरफ मूव करी है, तो कार आगे की तरफ जब मूव कर गई है तो इसका पीछे जाने का रीज़न कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा। अगर इसके फ्रेम से देखें तो इसमें लगता है कि इस पर कोई एक फॉल्स फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जो फोर्स इसे पीछे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सेलरेटेड केस में हो सकता है। ठीक, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसको समझने के लिए हमने एक पीछे की तरफ फोर्स लगाया। अगर मैं इसके अंदर इस मास के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? अब आप देखो कि आपको सूडो फोर्स लगाना है कि नहीं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको सूडो फोर्स लगाना, और अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से देखा, यहाँ से देखने पर सिर्फ आप इस मास को देख रहे हो तो आपको ये मास इस कंडीशन में आके रुका हुआ दिखाई देगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 दिखेगी, तो आपका ये जो ऑब्जर्वर, मतलब आप खुद आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो इसके ऊपर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दोगे। अब आप इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने का तरीका, इस टेंशन जो था
ये इस एंगल पे लग रहा है। इसके कंपोनेंट ले लीजिए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपने इसे जब यहाँ से ऑब्जर्व करा है, जब सूडो फोर्स लगा दिया, इसका मतलब आपको जैसा दिख रहा था ये मास रुका हुआ दिख रहा था, तो एक्स के एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ऊपर लगने वर्टिकल वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है वाई डायरेक्शन में भी और एक्स में भी। ए जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम ही होगा, फोर्स ही जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा एम ए के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों फोर्स को डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द टेन थीटा। हमें एंगल मिल जाएगा कि किस एंगल पर जाकर ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी बाद में एक्सेलरेशन बंद हो गया, कांस्टेंट हो गई, तो ये वापस से पेंडुलम आके सीधा हो जाएगा। ये भी कंडीशन है, बट इट मस्ट एक्सेलरेट, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखते तो क्या देख पाते, तो आप क्या करते कि इसके ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगाते। अगर आपने इसे ग्राउंड से देखा, आपने इसका ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से करा, तो आपके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। तो आप इसे जब देख रहे हो तो इस पर एक टेंशन किसी एंगल पर, थीटा एंगल पे वर्टिकल से, तो हम यहाँ पर एक ऐसे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ का थीटा ले सकते हैं। एंगल को एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अब इसके कंपोनेंट लीजिए, टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन, टी साइन थीटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपको ये मास ए एक्सेलरेशन से राइट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम कहेंगे वाई डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया ये, तो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड एक्टिंग फोर्स डाउनवर्ड के इक्वल होगा क्योंकि जीरो है। बट एक्स डायरेक्शन में क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए, अगेन वही रिजल्ट आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आंसर को कर सकते हो, वहाँ पर जाके सिर्फ सूडो फोर्स को अप्लाई करना होगा। अब इसी के बेस पर हम हमारे कुछ क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? जैसे कि हमारा जो चैप्टर है बायन्सी वाला, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सपोज ये एक आपका कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके अंदर कोई एक वुड का पीस फ्लोट कर रहा है और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सपोज m इज द मास ऑफ ब्लॉक। जब ये नीचे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर आने वाला अपथ्रस्ट कितना होगा, एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन g। अगर g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर अपथ्रस्ट क्या आएगा। और जब आप ये भी देख लेना कि ये फ्री फॉल ना हो, उस केस में क्या आएगा, दोनों चीज़ें देखेंगे हम अभी, है ना, एक एक करके। तो पहला है अपथ्रस्ट कैलकुलेट करो व्हेन इट इज़ फ्रीली फॉलिंग। ये पूरा जो है ना जार के साथ आपने ड्रॉप कर दिया, और ये कह रहा है क्या लेवल ऑफ ब्लॉक को चेक करना है, ब्लॉक मूवमेंट with respect to water level, with respect to वाटर लेवल के अगर हम कंपेयर करें तो ब्लॉक का मूवमेंट क्या होगा रिलेटिव टू वाटर लेवल से बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि वाटर लेवल नीचे चला जाए ब्लॉक वहीं रहे, वाटर लेवल ऊपर चला जाए ब्लॉक वहीं रहे। अगर वाटर लेवल ऊपर चला गया तो ये डूब जाएगा, या फिर पहले की कंडीशन से इसमें वाटर ज़्यादा हाइट तक होगा, इसका कुछ हिस्सा ही ऊपर दिख पाएगा। और अगर ये नीचे आ गया तो इसका ज़्यादा हिस्सा ऊपर आ गया, तो बात वैसी ही हो जाएगी कि अब अगर ये लेवल नीचे आ गया तो कहेंगे कि अब ज़्यादा फ्लोट कर रहा है, ज़्यादा हिस्सा ऊपर रह के फ्लोट कर रहा है। अगर इसका पानी का लेवल बहुत ऊपर चला गया फिर तो इसको सिंक भी कर सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले वाले कंडीशन पे आते हैं, क्या मैं इस क्वेश्चन पर सूडो फोर्स लगा सकता हूँ? अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ये ऐसा फ्रेम हो गया जो कि रेस्ट पर है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस बीकर में जाके बैठ जाऊं, इमेजिन कर लो एक बार अपने आप को, आप बीकर में हो, इस वेसल के अंदर हो, तो वेसल नीचे जा रहा तो आप भी नीचे जा रहे। इसका मतलब आप कैसे फ्रेम में आ गए? इनर्शियल फ्रेम में। जब भी आप इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व जिसे कर रहे हो, किसे कर रहे हो? मास को कर रहे हो। तो एक बार मास का FBD बना के देख लो, क्योंकि हमें जो निकालना है वो अपथ्रस्ट निकालना है, डेट इज अ फोर्स।
फोर्स लगाने के लिए हमें अगर एक्सेलरेशन कहीं भी हो रहा है तो न्यूटन के सेकंड लॉ का अप्लाई करना पड़ेगा। एक बात हम जानते हैं कि हमेशा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वाटर एज ए सराउंडिंग, इसके ऊपर आप थ्रस्ट लगाएगा। अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा, मतलब पॉइंट ए एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपने देखा, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो ऑब्जर्वर भी नीचे जा रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के कारण जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है उस पर एक सूडो फोर्स लगा दीजिए इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो हम इसे ऊपर की तरफ सूडो फोर्स को लगा देंगे। वो कितना होगा? ऑब्जर्व्ड मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि है जी से। अब इसे यहाँ से इस मास को देखने पे क्या लगेगा? क्या ये मास मूव कर रहा है? वेदर दिस मास इज मूविंग? नो, इसके अकॉर्डिंग तो ये मास कहीं मूव कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर ये मास मूव नहीं कर रहा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर अब ए जीरो है, और सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए कह सकते हैं। अगेन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को कब लगाना है। पहले तो ये देख लो, आप उस ऐसी किसी जगह से तो नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो किसी मास को, मास के मोशन को, उसके पैरामीटर्स को, ठीक है, जो पहले से एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हो तो जिस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर सूडो फोर्स लगाओगे। एक्सेलरेशन नीचे तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। अब देखिए नेट फोर्स क्या है। अगर ये ए जीरो है तो ये नेट फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। हमेशा नहीं होगा। अगर इसे देखने पे मूव, अगर इसके ऑब्जर्व करने पर ये वुडन ब्लॉक मूव कर रहा हो तो आप इसका एक्सेलरेशन कंसिडर करोगे, लेकिन इस कंडीशन में ये मूव करता नहीं दिख रहा तो इसका एक्सेलरेशन हमें जीरो लेना है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जैसा दिख रहा है वैसा एक्सेलरेशन ले लोगे। तो हम देखते हैं अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले ले, एम जी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव, नीचे वाला एम जी नेगेटिव, इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स जीरो है, यू की वैल्यू क्या हो गई? यू इज जीरो। इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप देखते हो तो अब थ्रस्ट जीरो है। आप चाहे तो इसे इनर्शियल फ्रेम से भी चेक कर सकते हो। चलो ऑब्जर्वर को बी पे ले लेते हैं, ऑब्जर्वर को बी पॉइंट पे ले लेते हैं जो कि है ग्राउंड पे। वहाँ से भी यही चीज़ आएगी। वहाँ से जब ये ऑब्जर्व करता है तो एम मास के ऊपर एम जी फोर्स लगेगा नीचे, अब थ्रस्ट लगेगा ऊपर, और ये पूरा का पूरा मास इसको ये जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसे लग रहा है भाई नीचे आ रहा है जी एक्सेलरेशन से। तो क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो जो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसे पॉजिटिव ले लो, एम जी, ठीक है, ऊपर वाला माइनस यू इक्वल्स टू एम इंटू ए। ए कितना है आपका? जी के बराबर, तो एम इंटू जी, एम जी माइनस यू। सो व्हाट इज यू? जीरो। चाहे आप इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, बस इधर से जब हम देखते हैं तो हमें जैसा दिखाई देगा यहाँ से हम वैसा एक्सेलरेशन ले सकते हैं। यहाँ से मूव करता दिख रहा है तो मूविंग के अकॉर्डिंग, यहाँ से ये रुका हुआ लग रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं ना, वहाँ पे सूडो फोर्स से बड़ी इजीली हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि ब्लॉक। अब क्या सोचेंगे बच्चे, सर इस पर मोशन के दौरान अब थ्रस्ट तो लग नहीं रहा, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर ले जाने वाला फोर्स तो ख़त्म हो गया, लेकिन वेट तो इस पर हमेशा लगता रहेगा, तो ये तो नीचे जाके डूब जाना चाहिए। अब इसे फिर आप इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो अगर मैं कहता हूँ कि आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही देख लो, ब्लॉक के ऊपर तो सारी चीज़ लगा चुके, ब्लॉक के ऊपर अब थ्रस्ट खत्म, बात खत्म हो गई ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ पानी पे भी चेक करें, क्योंकि इसका डूबना और तैरना वो पानी के अकॉर्डिंग है। इसको ऊपर ले जाने वाला जो अपथ्रस्ट है वो जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वो जीरो हो रहा है। इसके ऊपर जो ये नेट फोर्स एम ए लग रहा है, ये जो नेट फोर्स एम ए लग रहा है तो क्या सिर्फ पानी पे लग रहा है? ये जो नेट फोर्स क्या सिर्फ पानी पे लग रहा है? सॉरी, क्या सिर्फ ब्लॉक पे लग रहा है? ये तो पानी पे भी लग रहा होगा। तो जो आप एम ए का नेट फोर्स देख रहे हो ये तो इसके ऊपर भी लगेगा।
वाटर के ऊपर भी, तो वाटर भी तो नीचे जा रहा है और अपथ्रस्ट जो ऊपर नेग्लेक्ट हो रहा था ये बैलेंस हो जाएगा। अगर इसे मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ऑब्जर्वर अपथ्रस्ट चेक कर चुके, अपथ्रस्ट हमने ऊपर चेक कर लिया। वाटर के लेवल की बात करें, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो पानी के मॉलिक्यूल का मास m मान लेता हूँ, पानी का मास m है, पूरा जितना वाटर लिया है m, इस पर लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स mg। क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक ma फोर्स, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ से देखने पर क्या इसे वाटर का लेवल कहीं मूव करता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखने वाला। तो आप क्या देख पाओगे, यहाँ से ये देख पाओगे कि ये जो वाटर है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। अगर इसका एक्सेलरेशन देखते हैं तो ma माइनस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो, एम ए इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसिल, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी के बराबर आ रहा है। तो पानी भी जो है g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। पानी भी जो है g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो ये mg फोर्स जो है पानी का, इसके साथ साथ इसके ऊपर भी तो ma फोर्स लग गया। जैसा कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो mg फोर्स इस पर लगा तो इस पर भी लगा, इस पे स्मॉल m इंटू जी लगा। तो ये दोनों फोर्स जो ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लग रहे थे, ये दोनों इस पर है तो इस पर भी है, तो इसका लेवल ना राइज करेगा ना फॉल डाउन करेगा। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, अब जरा समझते हैं हमने क्या समझा था। अगर इसे सिर्फ और सिर्फ मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की जगह अब इनर्शियल फ्रेम में देखता हूँ, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में अगर देखता हूँ, पता लगा कि इस पर अपथ्रस्ट जीरो लग रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। किस एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। क्या इस दौरान पानी का मॉलिक्यूल विद द वेसल जी एक्सेलरेशन से नीचे नहीं जा रहा? ये दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। मास डेफिनेटली नीचे जाना चाहता है, लेकिन साथ साथ वाटर भी नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो पाएगा। मास और वाटर दोनों का एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है जी से, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका लेवल राइज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट इस मोशन के दौरान बाहर से देखने पे जीरो पता लग रहा है, मान लिया अपथ्रस्ट इज जीरो हो गया, तो इसका मतलब अब इस अपने वेट के कारण ये नीचे जाना चाहिए। अब नीचे जाने के समय हम उस समय ये पैरामीटर नहीं देखते कि इस फोर्स से जाएगा, हमें नीचे का मूवमेंट देखना है, तो मूवमेंट हम एक्सेलरेशन वेलोसिटीज से बताते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो मास है अब जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। अगर पानी अपनी जगह रुका रहता और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जाता तो डेफिनेटली नीचे जाके बैठ जाता, लेकिन पानी भी जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो जिस एक्सेलरेशन से समझिए ये नीचे जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन से ये वेसल भी नीचे जा रहा है। इसको समझिए, ये दोनों चीज़ें ऐसे जाएंगी, तो आपका जो ये है ब्लॉक जो है उसी लेवल पर उसी जगह पर उतना ही पानी में डूबा हुआ महसूस होगा, ठीक है। बाहर से देखने पे भी दो चीज़ों की ये बिल्कुल वही चीज़ है, दो ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी, दोनों दौड़ रहे हैं। इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को अगर देखते हैं तो ये इसको लगेगा ये दोनों मतलब ए को लगेगा बी रेस्ट पर है, बी को लगेगा ए रेस्ट पर है। दोनों की एक्सेलरेशन एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है, एग्जैक्टली दोनों की एक्सेलरेशन बराबर है, तो ऐसा ऑब्जर्व होगा, ठीक, ऐसा ऑब्जर्व होगा अगर इनिशियली दोनों सेम वेलोसिटी से स्टार्ट हुए, ये भी जीरो से ये भी जीरो से, तो ऐसा ही लगेगा कि हमेशा, क्योंकि जिस किसी भी पॉइंट पर आएंगे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही यहाँ पर ब्लॉक का पानी के सरफेस के रिलेशन में कोई मोशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि
ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, पानी भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे मूव करता हुआ जा रहा है।